औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में कि ये क्या होती हैं और किस तरह से हमें हेल्प करती हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली अ टॉपिक फ्रॉम द मैथमेटिक्स बट इट हेल्प अस इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस और द ग्रोथ रेट ऑफ अ फंक्शन। अब किस तरह से देखें, हमने जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकाली हैं वो सारी की सारी किस फॉर्म के अंदर निकाली है? फंक्शनल फॉर्म के अंदर। तो फंक्शंस आर पार्ट ऑफ मैथ। तो अगर फंक्शंस को हम इस्तेमाल करके अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम की, तो डेफिनेटली एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो कि मैथ का टॉपिक है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू द फंक्शंस ऑब्वियसली, जो उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम निकालते हैं या फंक्शंस हम निकालते हैं तो उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर हम लिख सकते हैं। सो व्हाट आर दे, हाउ दे आर हेल्पफुल। हम जब फंक्शंस को लिखते हैं, जितनी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हमने निकाली, तो हमने देखा, हमने कहा जी एफ ऑफ एन और टी ऑफ एन इज लेट्स से 2n² + 3n + 5। हमने कहा जी सम अदर फंक्शन टेकिंग n log n + log n + n टाइम etc etc. So these are the lengthy descriptions of a function or the time complexity. While on the other hand, asymptotic notations help us to write the simplified version of these lengthy functions or the time complexities. Instead of writing 3n² + 5n + 2, we can simply represent it with one term, with one order of that polynomial equation। कि सिंपली जो हमारा टाइम आया उसको हम सिंपल एक फॉर्म के अंदर या एक सिंबल के ज़रिए रिप्रेजेंट कर दें, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट लेंथी फंक्शन। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। मैथमेटिकल नोटेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम when the input tends towards a particular value or a limiting value, means when the value is increases, कि वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो आपने उसके मुताबिक क्या बतानी है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और वैल्यू कौन सी होगी? ऑब्वियसली इनपुट की वैल्यू होगी, राइट। सो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये नोटेशन हेल्प करती हैं हमें किस लिहाज से कि हम सिंपल वे के अंदर उनको रिप्रेजेंट कर सकें, बजाय ये कि लंबी लंबी लेंथी फंक्शंस हम लिखें। ओके, सो ज़्यादा थ्योरेटिकल बातें करने की वजह हम प्रैक्टिकल में जाते हैं और वहाँ एग्जाम्पल्स के साथ इंशाल्लाह इसको आसानी से हम कर लेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कौन कौन सी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं इसके अंदर, कौन कौन सी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। इनको लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, इनको कैटेगरीज भी कहा जाता है। सो पहली कैटेगरी है बिग ओ। ओके, द बिग ओ इज रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल ओ। ओके, अब ये कैपिटल ओ किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फंक्शन के अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फंक्शन के अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा। इसका क्या मतलब है अभी वो आगे चलकर देखते हैं। अभी सिर्फ इन सिंबल्स के बारे में या इन लैंग्वेजेस के बारे में सिर्फ देख लीजिए कि क्या। तो बिग ओ की बात होगी, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। व्हाइल ऑन द अदर हैंड द सेकंड वन इज बिग ओमेगा। ओके, बिग ओमेगा। सो दिस इज द सिंबल थ्रू विच वी रिप्रेजेंट द ओमेगा। अब ये ओमेगा क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड ऑफ अ फंक्शन। ओके, सो बिग ओ अपर बाउंड को रिप्रेजेंट करेगा और ओमेगा किसको करेगा? लोअर बाउंड को। सो अपर एंड लोअर बाउंड्स आर देयर ऑफ एनी फंक्शन। देन वी हैव बिग थीटा। बिग थीटा, दिस रिप्रेजेंट्स एवरेज बाउंड ऑफ फंक्शन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। बिग ओ अपर बाउंड, बिग ओमेगा लोअर बाउंड, बिग थीटा एवरेज बाउंड, मीन्स it will be somewhere in between the big O and the big omega। तो ये एवरेज बाउंड कहलाएगा जो बिग थीटा के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। सो ये तीन रिप्रेजेंटेशन है नॉर्मली जो इस्तेमाल होती है हमारे पास। बिग O फॉर द अपर बाउंड ऑफ फंक्शन, बिग ओमेगा फॉर द लोअर बाउंड एंड बिग थीटा फॉर द एवरेज बाउंड ऑफ अ फंक्शन। ओके, नाउ व्हाट इज अपर बाउंड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अपर बाउंड? हियर वी गो। द फंक्शन f of n has its upper bound g of n। ओके, यानी कोई फंक्शन f of n या t of n, यानी आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है
इट विल हैव इट्स अपर बाउंड और बिग ऑफ जी ऑफ एन, यानी ये जी ऑफ एन भी क्या है, दिस इज गोइंग टू बी सम फंक्शन, राइट, दिस इज गोइंग टू बी सम फंक्शन if and only if there exists some positive constant c, some positive constants c and n naught. अब ये n naught क्या है, आपकी कोई इनपुट है, और वो इनपुट क्या है, इनपुट इज गोइंग टू बी सबसेट ऑफ योर सुपरसेट ऑफ n जो इनपुट में आ रहा है, विच इज n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n naught. ठीक है, कोई n नोट की वैल्यू होगी, यानी कि कम अज़ कम उस वैल्यू से आगे क्या है, ये फंक्शन इसका बिग O बन रहा है, सच दैट एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन. तो ये जिस सी की बात हो रही थी वो ये रहा, सम कांस्टेंट, ठीक है, और ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कांस्टेंट्स लिखा हुआ है, ओके, एक से ज़्यादा, यानी अगर 5 स्टूडेंट्स निकालते हैं तो माइट बी पॉसिबल पाँचों का ही कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट हो, ओके, पांचों का ही डिफरेंट हो. सो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, ऑलराइट. सो हियर वी गो. अब इसको ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करें तो हमें ये इस तरह से नज़र आएगा. अब इस तरह से जब नज़र आ रहा है तो आप गौर कीजिए कि क्या कहा गया है. n आपको पता है यहाँ पर होता है, हमारी इनपुट यहाँ होती है, और हमारी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी t ऑफ n है वो इस जगह y एक्सिस पर होती है. नाउ देयर इज अ फंक्शन, दिस इज f ऑफ n रिप्रेजेंटिंग सम टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ सम एल्गोरिदम. अब ये g ऑफ n है जो कि यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर ये जो ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ है, ये इसका अपर बाउंड बन गया है, ठीक है, विद सम सी. तो ये जो पॉइंट है जहाँ से ये इसका अपर बाउंड बनना शुरू हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी द n नॉट सम वैल्यू, ये वाली. सो n नॉट इज सम पॉइंट, उसके आगे जितनी भी इनपुट्स होंगी उस पर वो ट्रू होगी कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ठीक है. अच्छा, अब जहन में ये बात आएगी, डेफिनेटली आती है कि ये एक अकेला फंक्शन तो नहीं होगा. अगर हम एफ ऑफ एन की बात करते हैं तो इस एफ ऑफ एन यहाँ पर है ना, यहाँ से शुरू करके आप इस पॉइंट से इवन इक्वल का कहा हुआ है तो यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से लेकर ये सारी की सारी डोमेन एग्जिस्ट करती है जहाँ पे इनफाइनाइट मैनी फंक्शंस आर देयर जो इसके क्या है, अपर बाउंड है. किसी ना किसी एन नोट पे तो होंगे ना, जहाँ भी ये हो सकता है शुरू में ही हो जाए. तो यहाँ पर ये सारे के सारे इतने ज़्यादा फंक्शन है जो इसके क्या हो सकते हैं, अपर बाउंड हो सकते हैं. सो एक से ज़्यादा अपर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं, राइट. जस्ट वी नीड टू फाइंड आउट सम अपर बाउंड, और वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी अ बिग ऑफ दिस एफ ऑफ एन, राइट. सो अपर बाउंड इसके ऊपर कहीं भी हो सकता है, ओके. सो दिस इज व्हाट द बिग ओ, ओके. चलें अब इसको निकालते हैं. सपोज करें वी हैव सम फंक्शन एफ ऑफ एन इज 2n + 3. दिस अ स्मॉल एग्जांपल, और ये एग्जांपल आपको बहुत जगह नज़र आएगी, किताबों में भी आमतौर पर नज़र आती है और बाकी जगहों के ऊपर भी. सो एफ ऑफ एन इज 2n + 3. कोई एल्गोरिदम है जिसकी ये टाइम कम्प्लेक्सिटी है, ओके. अब हमने इसका अपर बाउंड लेना है. सो लेट्स चूज सम फंक्शन सी जी ऑफ एन विच इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम एफ ऑफ एन, एनी फंक्शन. अब हमने थोड़ा सा एनालाइज करके कुछ सोच के लेना है कि इससे कोई बड़ा फंक्शन हो, कोई भी बड़ा फंक्शन हो जाए विद सम कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, ओके. सो हमने ये फंक्शन लिया, हमने कहा जी कि एफ ऑफ एन हमारा है 2n + 3 और सी जी ऑफ एन मैंने लिया है 3n. इट्स अप टू मी, मैंने 3n ले लिया, ठीक है. जब मैंने 3n लिया है तो मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या कहती है बिग ओ के बारे में कि एफ ऑफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू सी जी ऑफ एन. तो हम ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, वी कैन वेरीफाई इट बाय प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ n. तो जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ क्या आया, 2 × 1 2 + 3 5, और यहाँ पर क्या आ गया 3. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्या एफ ऑफ एन इनपुट साइज 1 पे सी जी ऑफ एन से छोटा है, नहीं, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. सो एन नॉट ये नहीं है. फिर हमने क्या किया, 2 रखा, तो 2 पे क्या रिजल्ट आया, 2 × 2 4 + 3 ये 7 आया, और यहाँ पर क्या आ गया 6. क्या कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई हुई, नो, द कंडीशन वाज नॉट सेटिस्फाइड, ओके. हमने 3 रखा, तो 3 पर क्या आया, 3 × 2 6 + 3 विच इज़ 9, 3 × 3 9. क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यस, बिकॉज क्या कहा गया था, लेस देन इक्वल टू
अब कहानी यही ख़त्म नहीं होनी, अब हमने क्या करना है, वी वेरीफाई सम अदर वैल्यूज़। वो क्या, हमने 4 पे टेस्ट किया, जो 4 पे टेस्ट किया तो ये 11, ये 12 यहाँ भी सेटिस्फाई हो गई, फिर 5 पे किया 13, 15 यहाँ भी सेटिस्फाई हो गई। सो इट मीन्स ये जो फंक्शन हमने चूज़ किया था 3n, राइट, इट इज़ व्हाट, इट इज़ अपर बाउंड ऑफ f ऑफ n। किस वैल्यू से शुरू हो रहा है वो, n नोट क्या है 3 से ऑनवर्ड ये इसका अपर बाउंड ही रहेगा, लेकिन उससे पीछे ये क्या है, इसका अपर बाउंड नहीं होगा। तो ये सी जी ऑफ एन क्या है, यहाँ पर इस चीज़ को देख लें, जो हमने कहा था कि सी जी ऑफ एन होगा, तो हमारे पास जो सी जी ऑफ एन है, सॉरी, जो सी जी ऑफ एन है वो क्या है जी, कि आपका ये जो 3 है, दिस 3 इट इज़ कांस्टेंट, तो ये सी है, ठीक है, ये आपका सी है। और ये n क्या है जी, आपका n है आपका g ऑफ n, यानी ये फंक्शन g ऑफ n। ओके, देयर कैन बी सम अदर फंक्शन, लेकिन यहाँ पर ही, ऑलराइट। सो वी कैन से दैट 3n प्लस 2 हैज़ इट्स अपर बाउंड n विद c3, ओके, एंड n नॉट 3, क्योंकि n नॉट 3 पर आया है। सो ये बिग ऑफ n। So instead of representing a complete function 3n plus 2, we simply can write big of n, that's it, nobody will mind। तो हमारा लेंथी इक्वेशंस लिखने की बजाय सिंपली हमने ये लिख दिया कि इट विल बी बिग ऑफ n। अब जब बिग ऑफ n आपने लिखा तो जाहिर बात है कोई ना कोई कांस्टेंट होगा जिस पर वो सेटिस्फाई हो रहा है, और कोई ना कोई n नोट होगा जिसकी बेसिस पर वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो सिंपली 3n plus 2 हैज़ इट्स अपर बाउंड बिग ऑफ n, तो वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट, बिग ऑफ n। और ये टर्म आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी एल्गोरिदम्स के बारे में। जब भी बात होगी जी कि फलां एल्गोरिदम की क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है, तो हम सिंपली कह देंगे बिग ऑफ n स्क्वायर। अब बिग ऑफ n स्क्वायर जब कहा जा रहा है तो सुनने वाले को ये मालूम है, पता है कि भाई इसकी एक्चुअल जो इक्वेशन बनी होगी वो कुछ और होगी, बट बिग ऑफ n स्क्वायर सिम्प्टोटिकली बताया जा रहा है, नोबडी विल माइंड। वहीं से पता चल जाएगा कि एल्गोरिदम की ग्रोथ क्या है। सो सिंपली हम सिम्प्टोटिकली इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कई और एग्जांपल जो डायरेक्टली अब हम सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या किया है, मैंने 2n plus 3 एक नया फंक्शन ले लिया, वो के लिए 7n, सब टू मी, मैंने 7n ले लिया है। अब जब मैंने 7n लिया है तो आप खुद वेरीफाई करें, आप 1 रखें यहाँ पर, ऑल्दो 0 भी रखा जा सकता है, लेकिन 0 की सेंस नहीं बनती, 1 रखें। सो 2 into 1, 2 plus 3 which is 5, 5 is less than from 7 into 1, 7, so that's it, यहीं पर सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि 2n plus 3 हैज़ अपर बाउंड ऑफ n, क्योंकि ये आपका क्या है, दिस वन इज c, ओके। और ये आपने क्या चूज किया है, ये आपने चूज किया है g ऑफ n, ओके, इट्स दैट सिंपल। विद c 7 एंड n नॉट इज 1, बस ठीक है, कोई गलत नहीं कह सकता आपको, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, ओके। आगे देखते हैं, इसी फंक्शन को दोबारा मैंने पकड़ा 2n plus 3। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट वे, क्योंकि जहन में ये बात आ सकती है कि जी हम किस तरह से ये कांस्टेंट को चूज करें कि उससे बड़ा हो। बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है, ये 2n plus 3 है, ऑलराइट। आप क्या करें, इसको दोबारा से लिख दें 2n plus 3n, यानी जो भी आपकी हाईएस्ट टर्म है इस पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट टर्म वाली एंटिटी क्या है, n पावर 1 है, तो आप n को पकड़ लें और बाकी टर्म्स के साथ भी जोड़ दें, तो क्या बनेगा 2n plus 3n, सो ओवरऑल क्या बन जाएगा ये 5n। सो 2n plus 3n इज लेस देन 5n। लें जी, अब जो मर्जी कर लें, हमेशा n नोट आपका क्या होगा 1, सिंपल, हमेशा n नोट आपका क्या होगा 1 नहीं होगा ना, क्योंकि 1 रखिए, इधर भी क्या आ गया 5, इधर भी क्या आ गया 5, सो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, बिल्कुल ठीक है, ये इसका अपर बाउंड बन गया। 2 रख के देख लें, वेरीफाई कर लें, 2 into 2 is 4 plus 3 7, ठीक है। सो इज 7 is less than equal to 5 into 2 10, yes, अगेन सेटिस्फाई हो गया, ओके। कोई बड़ी वैल्यू रख के देख लें, n की वैल्यू 100 रखें, क्या आ जाएगा जी 100 into 2 200 plus 2 3, तो ये क्या बनेगा 203, और इधर क्या आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा आपका 500।
सो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही? डेफिनेटली हो रही है. ओके, so we can simply say that again that 2n plus 3 has upper bound of n with c5 and n not 1. तो शुरू में हमने डेफिनेशन में क्या कहा था? सम पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स c. तो ये देखिए कितने एग्जिस्ट करते हैं. यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, पीछे हमने देखा था तो हमने 3 लिया था. सो ये वेरी कर सकता है. So simply this function is represented with n. Okay, right. So यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर बिग ओ नोटेशन निकालने के लिए, अपर बाउंड निकालने के लिए मैंने क्या ले लिया? 5n². बिल्कुल ठीक है, नो प्रॉब्लम. अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को तो आपका बिल्कुल सही है जी. और ये कर रहा है, 1 से ही शुरू हो जाएगा और उसके बाद तो क्योंकि ये n² है तो ये बढ़ता ही जाएगा. सो वी कैन से दैट 2n plus 3 has upper bound of n² with c1 and n0 is 1. perfectly all right. बिल्कुल ठीक है. ये ग्राफ पे हमने देखा था कि देयर कैन बी इनफाइनाइट मैनी फंक्शंस. ओके, तो ये बिल्कुल सही है. अगले एग्जांपल देखिए. 2n plus 3 is less than equal to 2 power n. श्योरली ये तो बहुत बड़ा फंक्शन है ना कि ये बढ़ता ही जाएगा. लेकिन कहाँ पर बढ़ता जाएगा? यहाँ आप थोड़ा सा गौर कीजिए. जब आपने वैल्यू 1 रखी सो इधर 5 आ गया. चले यहाँ थोड़ा सा कर भी लेते हैं. इधर 5 आ गया, इधर क्या आ जाएगा आपका 1. तो ये सेटिस्फाई नहीं हुआ. ठीक है, आपने 2 रखा, इधर क्या आ गया 7. ठीक है, 7 इज लेस देन इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा 2⁻² इज 4. अगेन द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड. ओके, आपने यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखी. सो 2 into 3 which is 6 plus 3 9. 9 is less than equal to 2⁻³ is 8. no, यहाँ पर भी satisfied नहीं हुआ. 4 वैल्यू रखें. so 4 into 2 8 plus this 11. is 11 less than from 2⁻n? yes, because 2⁻4 is 16. ओके, तो ये n0 देखें कहाँ पर जाके मीट हुआ है. यहाँ पे n0 इज गोइंग टू बी 4. बट ये नेचुरल है, नज़र आ रहा है 2⁻n. ये इसका अपर बाउंड लाजमी होगा. तो हो गया. अब आप बढ़ाना शुरू करें तो आपके सामने 5 into 2 क्या होगा? 5 into 2 10 plus 3 13 and 2⁻4 which is 32. अब ज़रा 100 रखें. यहाँ पर क्या आ जाएगा 203 और यहाँ पर 2⁻100 which is a huge amount. so definitely उसका upper bound है. okay, so we can say that 2n plus 3 has its upper bound 2 power n. ये complete function है. इसको constant नहीं assume करना. यहाँ constant 1 नहीं है क्योंकि ये पूरा function था, ये वाला, ये पूरा g of n है. okay, with c1 and n0 is 4. alright, so somewhere you need to be careful. अदरवाइज नज़र आ रहा होता कि ये चीज़ बनी है. ओके जी. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो देखिए हमने जो अभी तक काम किया उसके अकॉर्डिंगली ये नज़र आया है कि ये सारे इसके अपर बाउंड हो सकते हैं. इवन 3⁻n इसका अपर बाउंड हो सकता है. क्यों जी? राइट, n log n, n² log n, कई इसके अपर बाउंड हो सकते हैं. और अगर वो उसका अपर बाउंड है डेफिनेटली देयर विल बी सम कांस्टेंट. देयर इज आल्सो सम n0, वो भी एग्जिस्ट करेगा. लेकिन सिंपली हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. सो कौन सा चूज करें, कौन सा बेहतर है? ठीक है, चूज वो करना है जो मीनिंगफुल हो. ठीक है, जो मीनिंगफुल हो और जो क्लोजेस्ट हो. जैसे ग्राफ पर हमने प्लॉट किया है तो ऑल्दो ये सारे इसके अपर बाउंड है, बिल्कुल सही है, कोई आपको गलत नहीं कहेगा. बट कोई ऐसा फंक्शन चूज कीजिए अपर बाउंड के अंदर जो मीनिंगफुल हो, क्लोजेस्ट हो, इन अदर वर्ड्स. राइट, so although they all are correct because all of them are upper bound of 2n plus 3. yes, surely, but always choose the meaningful g of n. it should be closest. ठीक है, so यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे 2n plus 3 के जो closest होगा या कोई meaningful होगा वो कौन सा है? ये वाला बनता है. so we will choose that. so here big O of n is the closest to 2n plus 3 as well as it is meaningful. ओके, सो क्लोजेस्ट को चूज करना है आपने. ऑल्दो गलत नहीं होगा,
बिल्कुल गलत नहीं होगा, बट यू हैव टू चूज द क्लोजेस्ट ताकि वो मीनिंगफुल हो ना, कोई मीनिंग तो वो दे. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मेजर द बिग ओ नोटेशन, द अपर बाउंड ऑफ एनी फंक्शन. राइट, क्लियर, गुड. ओके, अब आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. सो 5n² प्लस 2n प्लस 4, राइट. अब इसमें देखिए इसके भी कई अपर बाउंड हो सकते हैं. तो जैसे मैंने एक सिंपलेस्ट वे आपको बताया कि आप फंक्शन की हाईएस्ट टर्म को देखें पॉलिनोमियल की, विच इज़ n². ठीक है, इसको इनके साथ भी अटैच कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा 5n² प्लस 2n² प्लस 4n². ठीक है, ये बन गया. अब इनको आपस में ऐड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 4 11n². ये लीजिए, तो 5n² प्लस 2n प्लस 4 इज लेस एंड इक्वल टू 11n² श्योरली, क्योंकि इधर भी टर्म 11 बननी है, इधर भी बननी है, और ये कहाँ पर उसको बीट करना शुरू कर देगा वो आपके सामने. आप वेरीफाई कर लीजिए कि जब आपने वैल्यू 1 रखी, ठीक है, तो जब n आपका सपोज जब n आपका यहाँ पे 1 है तो क्या रिलेशनशिप बन रहा है, 11 इज लेस देन इक्वल टू 11. ठीक है, सेटिस्फाइड. ओके, अब आप इधर वैल्यू 2 रखते हो तो रिज़ल्ट आपके सामने. इसका तो बड़ा सिंपल है, 2 इंटू 2 यानी 2 टाइम्स 2 आपका क्या हो जाएगा 4, और वो आपके पास क्या आ जाएगा 44. ठीक है, सो दैट्स इट. तो ये 44 बना, तो इधर आपके पास क्या आ रहा है 2 इंटू 2 विच इज़ 4, 20. ठीक है जी, 20 प्लस 4 प्लस 4, सो आई गेस इट इज़ गोइंग टू बी 28. ओके, सो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. तो यहीं पर ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो इस केस के अंदर हम सिंपली कह देंगे दिस फंक्शन हैज़ अपर बाउंड ऑफ n² विद C11, क्योंकि ये देखिए आपका कांस्टेंट, एंड n0 इज़ 1 पे सेटिस्फाई हो गई. इट्स दैट सिंपल. सो कोई ज़रूरत नहीं है फंक्शंस को, अपनी टाइम कम्प्लेक्सिटी फंक्शंस को पूरा का पूरा लिखने की. यू कैन जस्ट सिंपली रिप्रेजेंट लाइक दिस वन. ओके, सो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और इस तरह से हम बिग ओ नोटेशन को निकाल सकते हैं. राइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन. कि अगर किसी टाइम कम्प्लेक्सिटी किसी फंक्शन की कांस्टेंट है, जैसे शुरू के लेक्चर के अंदर जब हमने एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम शुरू किया था तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो सिंपल सीक्वेंशियल प्रोग्राम थे उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट हमारे पास आ रही थी. ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी जब हमारे पास कांस्टेंट आ रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बिग ओ या एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर वी सिंपली यूज 1. ठीक है, सिर्फ 1 लिख देते हैं कि इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है बिग ऑफ 1 है, या ओमेगा ऑफ 1 है, या थीटा ऑफ 1 है. तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि अगर तो कांस्टेंट है कोई फंक्शन, किसी की टाइम कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, तो वो 2 3 4 5 20 100 जितने भी स्टेप्स पर परफॉर्म कर रहा है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. उनको सिंपली किससे रिप्रेजेंट कर दें आप, वैल्यू 1 के साथ, डिजिट 1 के साथ, कांस्टेंट 1 के साथ. सो बिग ऑफ 1, ओमेगा ऑफ 1 और थीटा ऑफ 1. तो अगर ऐसी टाइम कम्प्लेक्सिटी कहीं पर लिखी हो तो आपने समझ जाना है कि ये कांस्टेंट ग्रोथ का फंक्शन है, कि ये कांस्टेंट स्टेप्स परफॉर्म करेगा. राइट, तभी तो इसके साथ 1 लिखा हुआ है. तो सिम्प्टोटिकली ये 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, राइट. सो फॉर एग्जांपल t ऑफ n इज 3, तो सिम्प्टोटिकली हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे बिग ऑफ 1. ठीक है, क्योंकि बिग ओ पढ़ लिया हमने तो बिग ऑफ 1, दैट्स इट. कुछ ज़रूरत नहीं है 2 3 4 5 कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं. सिंपली बिग ऑफ 1, दैट्स इट, विच रिप्रेजेंट सिम्प्टोटिकली कि इसकी जो ग्रोथ है वो कौन सी है, इसकी ग्रोथ कांस्टेंट है. ऑलराइट, और द फंक्शन डज नॉट हैव एनी ग्रोथ, क्योंकि कांस्टेंट तो ग्रोथ होती नहीं है, तो वो ग्रो कर ही नहीं रहा. ऑलराइट जी, ओके. अब बात करते हैं हम बिग ओमेगा के बारे में. बिग ओमेगा इज ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ बिग थीटा, क्योंकि उसके अंदर हम अपर बाउंड मेजर करते थे, इसके अंदर हमने क्या मेजर करना है, लोअर बाउंड ऑफ द फंक्शन. सो डेफिनेशन विल ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, that the f of n has its lower bound g of n
if and only if there exists some positive constant c and n naught with same condition such that f of n is greater than equal to c g of n. जब लेस देन इक्वल था तो वो क्या था, अपर बाउंड था. अब आप देखो ना खुद से कि जो नया फंक्शन आपने लेना है वो क्या होगा, लोअर बाउंड, नीचे वाला. सो अगर आप डेफिनेशन को देखो, सो वी हैव द सेम डायग्राम जो हमने बिग ओ के अंदर देखी थी, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ा सा डिफरेंट है. अब ये देखें एफ ऑफ एन ऊपर है और सी जी ऑफ एन नीचे है, और यही वो आपका सम एन नॉट. सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर ये सारा एरिया, ठीक है, देयर कैन बी इनफाइनाइट मैनी 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 फंक्शंस आर अवेलेबल जो इसके क्या होंगे, लोअर बाउंड होंगे, राइट. लेकिन जैसे पहले हमने बात की कि हमने चूज़ कौन सा करना है, मीनिंगफुल, क्लोजेस्ट वन, कि कोई क्लोजेस्ट वाला मिल जाए इंस्टेड कि हम बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होकर बैठे हों, ठीक है. सो हमने जो लोअर बाउंड निकालना है उसकी ये डेफिनेशन के फंक्शन उससे कम होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसकी ग्रोथ हमेशा उससे नीचे रहे. ओके, सो दैट विल बिकम लोअर बाउंड. ओके, सो अगेन वही 2n + 3 वाली एग्जांपल ले लेते हैं. अब 2n + 3 में आप देखिए कि आप सिंपली 2n को चूज़ कर लें, राइट. अगर आप 2n को भी चूज़ करते हैं तब भी उसका लोअर बाउंड होगा. लेट्स सी दैट. सो लेट्स से 2n + 3 इज लेस देन इक्वल टू 1n, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1n. श्योरली, क्योंकि 1n आपने लिया है तो आप अगर 1 यहाँ रखेंगे ये क्या हो जाएगा 5, ये 1 ही रहेगा. 2 रखेंगे इधर 7 होगा, इधर क्या होगा 2. इधर आप 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर आपका 9 हो जाएगा, इधर क्या होगा 3. आप इधर 100 रखेंगे 203, इधर क्या होगा 100. सो दैट्स इट, सिंपल. लोअर बाउंड ही है ना ये फंक्शन, उसका लोअर बाउंड है. तो कांस्टेंट क्या है, यानी c क्या है 1 और g ऑफ n आपका क्या है n. बिल्कुल ठीक है. So 2n + 3 has lower bound of n with c1 and n not 1. Simple. Lower bound is very simple. Okay. Next 2n + 3. We can say that this will be greater than from 2 log of n. Yes, you can verify it. Log of 1 0 होता है तो वहाँ पर जो है वो इधर 0 हो जाएगा, वो ग्रेटर रहेगा. फिर आपको log की ग्रोथ का भी पता है कि log की जो ग्रोथ है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू सम फंक्शन विच इज़ हैविंग अ लीनियर ग्रोथ. वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी ग्राफ में देखा था कि किस तरह से वो log n जो है वो बिल्कुल नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू n, बहुत स्लोली ग्रो करता है. तो श्योरली ये इसका लोअर बाउंड ही है log ऑफ n एज़ कम्पेयर टू दिस वन. आपने ऑल्दो कांस्टेंट 2 लिया है, 2 कांस्टेंट इज़ वेरी स्मॉल, बड़ा भी ले लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ये फिर भी जो है आपका लोअर बाउंड ही रहेगा किसी भी लीनियर फंक्शन का. ओके, so we can say that 2n + 3 has a lower bound log of n with c2 and n not 1, क्योंकि 1 पे satisfy हो जाएगी कंडीशन उसकी. ओके, नेक्स्ट 2n + 3 is greater than equal to square root of n. Surely you can verify it very easily. आप यहाँ पे n अगर 4 लोगे, let's say 4 लिया तो इधर क्या हो जाएगा 4 × 2 8 + this 11 और यहाँ क्या आएगा 2. तो डेफिनेटली उसका लोअर बाउंड ही रहेगा. ओके, अब यहाँ कांस्टेंट क्या है हमारा 1 है. ओके, सो 2n + 3 हैज़ अ लोअर बाउंड ऑफ square root of n with c1 and n not 1. It's that simple. Next 2n + 3 is greater than equal to 3. This is also a lower bound. I have chosen some constant. ठीक है, मैंने कोई कांस्टेंट चूज़ कर लिया है. अब जब आपने कांस्टेंट चूज़ किया है तो उसके साथ कोई पॉलिनोमियल टर्म नहीं है, यानी n नहीं है, n नॉट नहीं है, कुछ नहीं, n स्क्वायर नहीं है, कुछ भी नहीं है. आई चूज़ द कांस्टेंट. 3 को चूज़ कर लिया, 2 को चूज़ कर लें, कुछ कर लें, वो हमेशा नीचे ही रहेगा इससे. ओके, सो यहाँ पर वी कैन से दैट. अब देखिए कांस्टेंट आ गया तो पीछे मैंने क्या बात समझाई थी आप लोगों को कि कांस्टेंट को असिम्प्टोटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वो यूज़ 1. सो वी आर गोइंग टू से दैट 2n + 3 हैज़ लोअर बाउंड थीटा ऑफ 1. हियर वी गो, थीटा ऑफ 1. क्यों सिम्प्टोटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद c1 and n not 1. दैट्स इट, राइट. ओके, सो these are all bounds of lower bounds of 2n + 3 this function. We have verified it, हमने निकाल भी लिए. So again which one to choose? We know very well we should choose the meaningful one, the closest one, right. अब अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करें या पिछले लेक्चर के ग्राफ को रेफर करें
तो n और log n में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, log n बहुत नीचे होता है, n कहीं जा रहा होता है। इसी तरीके से अगर स्क्वायर रूट ऑफ n को भी आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इनमें फासला होगा, डाइवर्ट होंगे ये, ठीक है। अगर आप कांस्टेंट को लेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा दूर रहेगा, इसलिए वी नीड टू चूज़ द मीनिंगफुल वन। और हमने ये देखा है कि 2n+3 का मीनिंगफुल लोअर बाउंड n ही बनता है। सो अगेन द सेम थिंग, which one to choose? Although they all are correct because all of them are the lower bounds of 2n+3. We have verified it, okay? So we should choose the meaningful one, and meaningful one is going to be the closest one. So the 2n+3 would have the lower bound, the big omega of n, which is the closest one, okay? Right. चलें आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थीटा के बारे में। So f of n, the definition remains the same. F of n will have theta of g of n if and only if there exists some positive constants. Now c1 and c2, we need two constants now, and n naught is going to be same. It is going to be only one input जहाँ पर ये चीज़ satisfy होनी चाहिए आपकी। और फंक्शन क्या कहता है, वो कहता है जी c1 g of n is less than equal to f of n is less than equal to c2 g of n, means the average bound, it is in between. So ये कहाँ पर होगा, in between कैसे होगा, like this one, ठीक है, कि ये आपका अपर बाउंड हो गया c2 g of n और ये आपका लोअर बाउंड हो गया, तो इनके इन बिटवीन कहीं पर आपका वो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। सो इनके इन बिटवीन, अब वही बात है, यहाँ पर इनफाइनाइट ऊपर भी फंक्शंस हैं, यहाँ नीचे लोअर इनफाइनाइट लोअर बाउंड्स हैं, तो कोई भी हो सकता है। बट इम्पोर्टेंट जो सबसे अहम बात है वो यहाँ पर ये है, और वो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये देखें, इट इज़ g of n, इट इज़ आल्सो g of n, ठीक है। तो आपका लोअर और अपर बाउंड फंक्शन सेम होना चाहिए। कॉन्स्टेंट्स वेरी कर सकते हैं, c2 c1 ये वेरी कर सकते हैं, लेकिन अपर और लोअर बाउंड का फंक्शन सेम होना चाहिए, तब ही एवरेज बाउंड एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। ये हमें डेफिनेशन से बात समझ आ रही है। यहाँ पर भी देखें g of n और g of n है, ठीक है। सो नीड टू बी केयरफुल, अगर तो ये सेम है देन ओनली योर एवरेज बाउंड एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट, ओके। अच्छा ज़रा इसका एनालाइज करते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर आप बात को समझें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसकी डेफिनेशन है, f of n शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम c g of n, ग्रेटर देन, तो ये क्या बना, लोअर बाउंड, ओके। और यहाँ से यहाँ तक देखें तो आपको नज़र आएगा दिस शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम f of n, तो ये क्या बनेगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी द अपर बाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिग थीटा निकालने के लिए वी शुड कैलकुलेट, we may calculate in fact the upper bound, the big O, as well as the lower bound which is the big omega। अगर आप उनको निकाल लेते हो and they should be same, कांस्टेंट से मसला नहीं है, सेम होने चाहिए। अगर वो सेम है और किसी ना किसी n नॉट के ऊपर जाके वो सेटिस्फाई कर देते हैं, यानी उसका अपर बाउंड भी बन जाते हैं तो लोअर बाउंड भी बन जाते हैं, तो हमारे पास बिग थीटा आ जाएगा। सो थीटा बेसिकली इज़ अ वेरी मीनिंगफुल फंक्शन जो हमारी दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपर बाउंड को भी और लोअर बाउंड को भी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। अब ये एग्जांपल देखिए, सो 2n+3 इज़ लेस दैन 5n, 2n इज़ लेस दैन दिस। सो मीन तो जो हमारा फंक्शन पीछे चल रहा है 2n+3 वाला, ये आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हमने इसके साथ किए हैं, बिग ओ पे इसी के जरिए निकाला, बिग थीटा भी निकाला, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो मैंने इसका लोअर बाउंड क्या लिया है, 2n, ओके। मतलब आप निकाल चुके हो पीछे लोअर बाउंड वगैरह, तो मैंने 2n लिया, जबकि इसका अपर बाउंड मैंने लेने की कोशिश की है 5n, राइट। क्योंकि इनइक्वालिटी अब समहाउ हमने होल्ड करवानी है, तो वी कैन वेरीफाई इट वेरी इजीली। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 2n आपने लिया है तो n की वैल्यू अगर 1 होगी तो इधर 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 5, एंड यहाँ पर भी 5 आ जाएगा। सो इनइक्वालिटी आपकी 1 पे ही होल्ड हो रही है, एंड नॉट इज़ 1। उसके अलावा आप कोई वैल्यू रख के देखें, मतलब 2 रखें तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। सो ऑब्वियसली इट इज़ बीइंग होल्ड, विच मीन्स कि 2n+3 का जो टाइट बाउंड बन रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी n,
बिकॉज हमने ये कंडीशन पहले देखी है कि जी ऑफ एन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाइल ऑन द अदर हैंड हमारा C1 क्या हो जाएगा, C1 इज 2 एंड कांस्टेंट नंबर 2 इज गोइंग टू बी 5, राइट। सो जी ऑफ एन सेम होना चाहिए, सो वी हैव द टाइट बाउंड। सो n is basically the theta bound or the average bound of this function 2n plus 3, right? Here we go. The 2n plus 3 has an average bound of n with C1 is 2 and C2 is 5 and n naught is 1. अब इससे बड़ा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप 7n ले लीजिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पर आप 1n ले लीजिए, राइट, 3n ले लीजिए, तभी वो मतलब ठीक रहेगा। इवन यहाँ पर आप 5n भी ले सकते हो, बिकॉज लेस देन इक्वल है ना, तो 5n भी हो सकता है। सो कांस्टेंट वेरी कर सकते हैं आपके, बट जी ऑफ एन शुड बी सेम फॉर अपर बाउंड एज वेल एज फॉर लोअर बाउंड। ओके, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आप कहेंगे जी कि मैंने ये चूज़ किया, जस्ट एन एग्जांपल कि आपने लोअर बाउंड लिया है 2n, लेकिन आपने दूसरी तरफ ये किया कि 2n प्लस 3 जो आपका एक्चुअल ग्रोथ रेट है या फंक्शन है, उसमें आपने यहाँ पर कोई फंक्शन ले लिया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने ले लिया जी कि 7n स्क्वायर। नाउ इट विल बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द बिग थीटा ऑफ दिस फंक्शन, बिकॉज यहाँ पर जी ऑफ एन दोनों आपने वेरी करवा लिए। ऑल्दो दिस इज करेक्ट, ऑल्दो दिस करेक्ट, क्यों? बिकॉज 2n प्लस 3 कैन हैव n स्क्वायर एज इट ऑफ अपर बाउंड, और यहाँ से ये भी करेक्ट है, ये आपका लोअर बाउंड हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। बट जी ऑफ एन आर नॉट सेम, फॉर दैट रीज़न इसका बिग थीटा और द एवरेज बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। ओके, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 5n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4, सिंपली पहले भी हम कर चुके हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5n स्क्वायर को इस साइड पे ले लिया, राइट, लोअर बाउंड बना दिया, इसको आपने अपर बाउंड बना दिया, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 इज 11, सो 11n स्क्वायर, तो ये आपका अपर बाउंड बन गया। अब आप n नॉट अगेन इज गोइंग टू बी 1, क्योंकि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही होगी, सो वी नो नीड टू चेक फॉर फर्दर वैल्यूज, इट विल होल्ड। ओके, सो हियर वी गो, this function has tight bound of n square with C1 is 5 and C2 is 11 and obviously n naught is 1. Okay, so ये इसका tight bound हो गया। So tight bound you can clearly see that it is representing both the parts, lower bound as well as upper bound. So this is very important. Okay, so you need to be careful. This is the last thing which I'm repeated again and again. Average bound only exists if a function have same upper and lower bound functions. This will make things easier for you. Otherwise it will be really difficult. Okay, so hopefully the things are clear till now. See you in the next lecture inshallah. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।